24 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की, उस वक्त शायद उन्हें भी और किसी भी राज्य सरकार को ये अंदाजा नहीं था कि भारत में करोड़ों करोड़ों प्रवासी मजदूर हैं और करोड़ों ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उसी वक्त एक साथ देश भर में सारी गाड़ियां, सारे वाहन, सब कुछ एक साथ बंद कर देने से उन सब की जो मुसीबतें थी, उनका कोई अंत नहीं था। और ये हालात शुरू के 2-4 दिनों में ऐसे थे कि कई लोगों के पास भूखे मरने की नौबत आ गई। उसी वक्त मुंबई के कुछ युवाओं ने हाथ मिलाकर लोगों को खाना बाँटने की शुरुआत की। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुंबई में प्रवासी मज़दूरों की संख्या लाखों में है, रोज़ कमाने खाने वालों की संख्या लाखों में है। और ये तब उस वक़्त जब देश के बाकी लोग अधिकतर लोग अपने खुद के घरों में राशन और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम करने में लगे हुए थे। इन युवाओं ने ये सोचा कि हम उन लोगों की जो ज़रूरतमंद हैं, जो अचानक अपनी रोज़ी-रोटी बंद हो जाने से भूखे मरने की कगार पे आ गए हैं, उनकी भूख को कैसे मिटाया जाए। इस तरह से इन्होंने खाना चाहिए करके एक कैंपेन की शुरुआत की, जो धीरे-धीरे 75,000 लोगों तक रोज़ खाना पहुँचा रहा था। तो आइए आज वो टीम हमारे साथ है आज के द डायलॉग में। आप सबका स्वागत है। हेलो, नमस्ते। अ सबसे पहले हम रूबेन मैस्करहैस से बात करेंगे जो इस टीम के एक मेंबर हैं। रूबेन, आप बताइए किस तरह से आपने 27 मार्च को शुरुआत की, 24 की रात में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। सिर्फ 2 दिनों में कैसे आपने ये संभव कर दिखाया आपकी टीम ने? कंचन, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो उसके तुरंत बाद हमें काफी कॉल्स आने लगे कि लोग जो हैं काफी त्रस्त हैं। लोग अपने आप को जो है उनका जो जैसे लॉकडाउन की जब घोषणा हुई तो उसके तुरंत बाद हमें काफी सारे जगहों से ये सूचना मिलने लगी कि लोग जो हैं भूखे हैं, लोगों तक खाना जो है वो नहीं पहुंच पहुंच पा रहा। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो 95% हमारा लेबर मार्केट का जो कंपोनेंट है, ये सारे जो डेली वेज लेबरर्स हो गए, मजदूर वर्ग हो गया, तो इनकी इनकी जो आमदनी है, इनका जो पेट भरने का जरिया है, रुक सा गया। और इसके चलते हम एक ग्रुप है, हम एज अ ग्रुप हमने काफी कुछ इसके पहले भी हम काम कर चुके थे। तो मैंने राकेश जी को कॉल किया, अनिक जी को कॉल किया, फतिक जी को कॉल किया, और हमने कहा कि चलो कुछ तो करते हैं, और बड़े बड़े स्केल पे करते हैं। तो हमने शुरुआत की कि ये सबसे पहले जो भी जहां जहां से हमें ये सूचना मिल रही थी कि वहां पे लोग भूखे हैं, हम पहले वो डेटा को हमने क्वांटिफाई किया, वो डेटा को हमने साथ में किया और उसे संग्रहित किया। और सप्लाई साइड पे हमें ज्यादा फूड प्रोडक्शन के बारे में जानकारी नहीं थी। तो मुनाफ कपाड़िया करके मेरा दोस्त है, जो एक जिसके काफी रेस्टोरेंट्स हैं, बोरी किचन का वो मालिक है। और उनके ही उनसे उन्होंने हमें संपर्क कराया नीति गोयल जी से, जो हमारी एक को-फाउंडर है, प्रणव रूंगटा जी से, और ये सारे जाने माने मुंबई के रेस्टोरेंटर्स हैं। तो हमने देखा कि सप्लाई साइड पे जो भी ये रेस्टोरेंट है वो बंद पड़ी हुई है, और उनकी जो किचन है वो अनयूज्ड है, एक तरफ से उसका उपयोग ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। तो हमने डिमांड को क्वांटिफाई किया और सप्लाई को हमने ये डिमांड से मैरी किया। तो शुरुआत हमने की 29 मार्च से, जहाँ पे हमने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, पश्चिम द्रुत गति मार्ग पे हमने तकरीबन 1200 लोगों तक हमने खाना पहुंचाया। और आई थिंक वो जो पहला दिन जब मैं बाहर गया लॉकडाउन में पहली बार मैं एक्चुअली गाड़ी में, लिटरली मुंबई में बिल्कुल सुनसान था, कोई कोई बिल्कुल था ही नहीं। ये लॉकडाउन 1 की मैं बात कर रहा हूँ। और जब मैंने देखा कि लोग जो है इतने भूखे हैं कि जब हम उन तक पहुंचे और हमने जब उन्हें खाना दिया, तो बहुत सारे लोग ने 3-3 दिनों में, 4-4 दिनों में पहली बार खाना देखा। तो हमने कहा कि ये जरूरत है। और हम एक ऐसी टीम है जिसके पास एक इकोसिस्टम है, ताकि हम रिसोर्सेज रेज करें। राकेश जी जो यहाँ पे कॉल पे मौजूद हैं, उन्होंने
ये विश्वास मुझे दिलाया कि आप केवल काम पे फोकस करो, जो भी रिसोर्स है हम रिसोर्सेज रेस कर लेंगे। और उसके बाद हमने क्राउड फंडिंग शुरू की, जिसमें अब तक आई थिंक लगभग हमने 1 करोड़ की राशि रेस की। और पैरेलली जो भी बड़े कॉर्पोरेट्स है, विप्रो का एग्जांपल आप ले लो, पेटीएम का एग्जांपल ले लो, गोदरेज का एग्जांपल ले लो, स्टार डिज्नी का एग्जांपल ले लो, तो ये सारे कॉर्पोरेट्स ने हमको सपोर्ट किया। और हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो हमारे रास्ते हैं मुंबई में, जैसे आपको पता है 5 प्रमुख हमारे आर्टीरियल रोड जिसे कहते हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, लिंक रोड, एसवी रोड, एलबीएस रोड, तो स्टार्ट से लेके एंड तक लगभग औसतन आई थिंक 40-45 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर लंबा हर एक रोड होगा। तो स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी वहाँ पे होमलेस जो लोग हैं, बेघर जो लोग हैं, उन तक हमने खाना पहुंचाया। और साथ ही साथ स्लम क्लस्टर्स, क्योंकि बहुत बार हमें ये भी देखने को मिला कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो हमारे घर में काम करते हैं, ये सारे लोगों की भी वेजेस पॉज हो गई थी, इनकी भी आमदनी जो है रुक गई थी। तो ये सारे लोगों की को भी ज्यादा जरूरत थी। तो जो भी हमारे पास ये जो क्लस्टर्स हैं, हमने क्लस्टर्स को इन रस्तों से मैप किया। हमारे पास टोटली 150 के आसपास हमारे पास वॉलंटियर्स थे। और इसके बाद जब, जैसे आप बोल रहे थे, जब लोग रास्ते पे चलने लगे, जो दूसरे हमारे राज्यों से आए हुए हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, तो हमने जो भी हमारे मुंबई के जो 3 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, चाहे वो मुंबई सूरत हाईवे पे बोरिवली हो, या मुंबई बैंगलोर हाईवे पे वाशी हो, या मुंबई नासिक हाईवे पे थाने हो, ये 3 जगहों पे हमने माइग्रेंट रिलीफ ऑफ श्रमिक राहत के नाम से हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन शुरू की। और हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट आई थिंक 1 से 1.5 लाख लोगों तक हम पहुंचे होंगे। और हमने उनको खाना दिया, हमने उनको सैनिटाइजर दिया, फ्रूट्स दिए, पानी दिया, बिस्किट्स दिए। और इसी प्रकार से जब श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई, तो रेल मंत्रालय चाहे जो भी कहे, लेकिन सच तो ये था कि लोग जो है इन ट्रेनों में भूखे जा रहे थे। तो हमने मुंबई के चारों स्टेशन को अडॉप्ट किया, बीटी स्टेशन, कुर्ला टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस और बोरिवली। और टोटली 274 ट्रेन, 274 ट्रेन में हर एक श्रमिक यात्री को हमने खाना पहुंचाया, ड्राई स्नैक्स पहुंचाए, पानी पहुंचाया, बिस्किट्स पहुंचाए, सैनिटाइजर पहुंचाया। तो एक तरफ से ये, अगर हम एक तरफ से ये महामारी को देखें, तो ये महामारी के बहुत सारे फेजेस हैं, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5। और ये हर एक लॉकडाउन में जो भी ये लॉकडाउन ने चैलेंज प्रस्तुत किया, हमारी टीम ने एक साथ काम करके एक अच्छा इकोसिस्टम बनाया, जिससे कि बहुत सारे संस्था जो है अपने लोकल लेवल पे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे पिछले 4 महीने से काम कर पाना, आई थिंक ये सारा श्रेय मेरे को फाउंडर्स जो यहाँ पे कॉल पे मौजूद हैं उनको जाता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, भारत उत्थान संघ हो गया राकेश जी का, या प्रोजेक्ट मुंबई हो गया शिशिर जोशी जी का। और इतने सारे जो एक तरफ से इकोसिस्टम खड़ा किया, जिसके चलते हम इतना स्केल कर पाए और हम इतना सस्टेन कर पाए। तो सॉरी, ये थोड़ी संक्षिप्त में खाना चाहिए के बारे में ये हमारी कहानी थी। और अब तक मुझे बहुत गर्व होता है कि हमने शुरुआत जरूर की होगी 1200 मील्स के साथ, लेकिन आज हम 46,50,000 के आसपास, नीरज यहाँ पे है, नीरज मुझे जिस बता रहा था 46.5 लाख जो है हमने मील जो है सर्व किए, और लगभग 20,000 के आसपास हमने रेशन किट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। तो जिन लोगों के पास खाना बनाने का कोई साधन नहीं था, जिसे हम अपैरेटस टू कुक कहते हैं अंग्रेजी में, तो उनको हमने ये कुक मील दिए, बनाया हुआ भोजन दिया। और जिन लोगों के पास ये खाना बनाने की सामग्री थी, यानी किचन वगैरह थे, तो उनको हमने ग्रोसरी किट्स जो है मुहैया। राकेश जी, जब ये लॉकडाउन था तो सबसे बड़ी दिक्कतें लोगों को ये थी कि भाई राशन कहाँ से मिलेगा,
दाल चावल ये सब सामान जो आप तो इतने सारे लाखों लोगों का इंतजाम कर रहे थे, कैसे आपने ये संभव किया उस वक्त? मैं एकदम शुरुआती 21 दिनों की बात जानना चाहती देखिए, शुरुआती दिनों में भी दो मुख्य तरीके से हमें सामान मिल रहे थे। एक तो जो राइस है, चावल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिल रहा था, जो हम मुहैया करा रहे थे उनसे। लेकिन उससे भी बड़ी चीज थी, जो वाशी मार्केट है, वहां पे एसेंशियल आइटम्स मिल रहे थे। तो हम लोगों ने वाशी मार्केट में कांटेक्ट किया, वहां पे जो सप्लायर्स हैं उनसे बात की, और वो फिर हमें सामान देने लगे। और उसके बाद में तो फिर कोई समस्या हुई नहीं, और सप्लाई होता रहा, क्योंकि एसेंशियल आइटम पे देखिए कभी भी रोक नहीं लगी थी। तो जो चावल दाल ये सब जो बेसिक जो चीजें हैं, तो उससे उसको कंटिन्यू किया गया, और वो बड़ा सही रहा हमारे लिए। और पैकेजिंग का जो मटेरियल था सर, उसका कैसे इंतजाम किया आपने? आप राशन किट्स की बात कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, जो आपने पैक खाना सबको दिया, तो वो जो रैपर्स थे उसके। नहीं, पैकेजिंग मटेरियल्स भी मिले हैं, और वहां पे सब ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई थी वाशी मार्केट से। और उसके बाद में सब जो होटेलियर्स थे वहां पे पैकेज होता था। और उसके बाद में जो वॉलंटियर्स थे, देखिए आप समझिए, ये जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, एज अ भारत उत्थान संघ, तो चलिए पहले से उनके कुछ वॉलंटियर्स हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट शुरू किया गया, इनके कोई वॉलंटियर्स नहीं थे। अब शुरू के दिन में अगर आप देखिए, जैसे अभी रूबिन ने कहा कि 29 मार्च को पहली बार 1200 मिल दिया गया, तो रूबिन खुद गए हुए थे सप्लाई खाना खिलाने के लिए। आई एम अ लॉयर, मेरा क्लर्क गया था खाना खिलाने के लिए। इफ आई रिकलेक्ट, मेरे ख्याल से पथिक भी गए हुए थे, इफ आई रिकलेक्ट। तो इस तरीके से हुआ क्या कि लोग जुड़ते गए। हमने कहा बेसिकली, जब हमने सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा उपयोग किया, जहां पे हमने लोगों को कहा कि कहाँ जरूरतें हैं, आप हमें वो बताइए। और दूसरी चीज जो हमने कही कि कोई भी अगर हमसे जुड़ना चाहता है, वॉलंटियरिंग करना चाहता है, मदद करना चाहता है लोगों को, तो वो भी जुड़े। तो लोग जुड़ते गए, और जैसे कि अभी 150 लोग जब जुड़ गए हैं, तो यकीन नहीं होता था कि इतने सारे लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की सेवा भावना जो है इतनी ज्यादा तत्पर है लोगों में, कि वो दिखाई देता है पूरे लॉकडाउन में। जिस तरीके से ये जो मूवमेंट है खाना चाहिए का, ये मूवमेंट बेसिकली लोगों की तत्परता दूसरों की मदद करने के लिए, उसका सबसे उचित उदाहरण है। अनिक जी, एक सवाल थोड़ा सा हटके है। इसी बीच में लॉकडाउन के दौरान ही एक दिल्ली के कुछ एनजीओज ने मिलकर एक सर्वे किया था, क्विक सर्वे था, जो उन्होंने प्रवासी मजदूरों के बीच में किया था। और ऐसा उनको पता चला कि जो अकेली महिलाएं हैं, सिंगल वुमेन थी, विद किड्स और मे बी विदाउट किड्स, विडोज हैं, उन्होंने काफी दिक्कतों का सामना किया, क्योंकि उनके लिए कई बार ये संभव नहीं था कि वो कहीं से दौड़ भाग कर अपना खाना जुटा पाए। आपने ऐसा मतलब देखा क्या? महिलाओं की स्थिति के बारे में बताइए, जब आप लोगों ने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने क्या देखा? किस तरह से अलग ढंग से दिखते हैं आप? कि महिलाओं की स्थिति के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने जब हम लोग खाना बांट रहे थे ना, वो तो ठीक है, वो तो हम कर ही रहे थे। जब हम लोगों ने श्रमिक ट्रेनों में खाना बांटना चालू किया, वो उसके थोड़े दिन पहले ही एक सीन हुआ था। वो था थाने में माझीवाड़ा जंक्शन पे। हमारे कुछ दोस्त गए थे, उन्होंने देखा कि माँ बाप बच्चों के साथ चलकर घर जाना चालू कर चुके हैं। आप वहां पे हमने देखा कि प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, वो भी उनके साथ चलकर जा रही हैं। मतलब हमारे लिए जो सबसे दर्दनाक या सबसे खराब या सबसे दयनीय सीन था, वो था कि वहां पे आप देख रहे हो कि बीवी बच्चों के साथ लोग छोटे-छोटे 1-1 साल के बच्चों को कंधों पर बिठाकर, और गर्भवती महिलाएं सब जा रही है चलकर, और यूपी और बिहार और पता नहीं कहाँ-कहाँ का उनका गांव है। मतलब उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, आप खाली इस बात से अंदेशा लगा सकते हैं कि ऐसा कोई कदम ऐसी महिलाएं उठा रही है, जबकि उनको अपने घर में एकदम सुरक्षित होना चाहिए। राकेश जी, आपने शायद देखा होगा कि भारत का जो हंगर इंडेक्स जो वर्ल्ड का है, उसमें पिछले साल की स्थिति अगर मैं बताऊं, तो शायद 119 देशों में भारत का स्थान 102 था।
यानी कि लॉकडाउन तो अब हुआ, लेकिन भारत में भूखमरी एक बड़ी समस्या रही है हमेशा से, और पिछले साल के इंडेक्स में ये बात सामने भी आई है। अब लॉकडाउन के बाद शायद हालात और बिगड़े होंगे। आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यूअस आप कर रहे हैं। आपका सरकार के लिए क्या सजेशन है? क्या कोई हंगर मैप होना चाहिए देश के लिए, प्रदेश के लिए? खास तौर से मुंबई जैसे शहर में जो जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी जो है बस्ती है, सबसे बड़ा स्लम है माना जाता है। क्या आपका अनुभव रहा? क्या संदेश रहेगा आपका सरकार के लिए? धन्यवाद आपका कि आपको हमारा काम सराहनीय लगा। देखिए, 2-3 चीजें हैं जो करनी चाहिए। हंगर मैप तो बिल्कुल अति आवश्यक है, लेकिन हंगर मैप जो है आप सेंट्रल लेवल से नहीं बना सकते हैं। हंगर मैप जो है आपको बॉटम से बनाना होगा, निचली स्तर से बनाना होगा, क्योंकि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पता है, ना कि दिल्ली में या जो मुंबई के मंत्रालय में बैठे हुए लोग, उनको नहीं पता है कि कौन भूखा सो रहा है और कौन भूखा नहीं सो रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी है कि आप जो डिसेंट्रलाइजेशन इन अ ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, स्पेशली जो अर्बन लेवल पे होता है, जो नगर राज जिसको कहते हैं, जहाँ पे एरिया सभा होती है, वार्ड सभाएं होती हैं, तो उसको मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप उसको मजबूत करेंगे तो आप एक बेहतर और सही हंगर मैप बना पाएंगे। और जब हंगर मैप बनाएंगे तब आपको पता होगा कि किस तरीके से उसको आप सर्व करें। अब जैसे अभी मैंने कहा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। अब शुरू के दिनों में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिर्फ 2 चीजें मुहैया करा रही थी, चावल और गेहूं। अब आप ये देखिए, जब पूरा लॉकडाउन है, कोई आटा चक्की का मिल कोई खुला हुआ नहीं है, तो गेहूं सप्लाई करके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या प्रूव करना चाह रहा था? क्योंकि वो बेईमानी हो गया, गेहूं को लोग खा नहीं सकते हैं और सिर्फ चावल खाकर लोग जी नहीं सकते हैं। बाद में मेरे ख्याल से जून में, इफ आई रिकलेक्ट, दाल ऐड किया गया है। तो आप जो है, आपको एक रियलिस्टिक और एक्चुअल फिगर्स रखने पड़ेंगे कि आप उनको अगर दे रहे हैं तो आप चावल दीजिए, आटा दीजिए, दाल दीजिए, तेल दीजिए, नमक दीजिए। आप बेसिक चीज में आप सिर्फ चावल और गेहूं दे देंगे और आप कहेंगे कि हाँ हम भूखमरी से लड़ रहे हैं, तो ऐसे भूखमरी से नहीं लड़ा जा सकता। तो इसकी बड़ी जरूरत है सरकार को। जैसे मैंने कहा, 2 चीजें, पहला हंगर मैप बनाए, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में बनाए, जब नीचे से लोग बताएं। तो उसके लिए एम्पावर करना जरूरी है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसको। और दूसरी जो चीजें हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक रियलिस्टिक प्लान दे, वाकई में वो सब चीजें दें जो खाना पूर्ति का काम नहीं करें, वो सब चीजें करें जिससे लोग खाएं और लोगों का पेट भरे। मतलब आप एक तरह से न्यूट्रिशन की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात कई बार उठी है कि प्रोटीन भी हो खाने में, और हम न्यूट्रिशन की बात करें, ना सिर्फ हम अनाज की बात करें। आप शायद यही कहना चाहते रहते हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल वो तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन साथ में आप सोचिए ना, सिर्फ चावल अगर आप किसी को दीजिएगा, अब जैसे लॉकडाउन का एग्जांपल ले लीजिए आप, अगर सिर्फ चावल मिल रहा है तो चावल से आदमी खाएगा कैसे? चावल को उबाल के अगर उसको उसमें नमक भी तो डालने के लिए नमक भी तो चाहिए आपको। अगर खिचड़ी बनाना है तो दाल भी तो चाहिए आपको। ये चीजें कई बार बाढ़ में भी देखी मुझे जाती है, कई बार बाढ़ में भी देखी जाती है। पता पिछले साल मैंने देखा था, बाढ़ आई थी तो वहां पे भी ऐसे ही खड़े गेहूं और चावल भिजवाए थे, जहाँ पे वो बेचारे बनाने की कहीं पे जगह ही नहीं है। जिनके पास है भी, किचन साधन भी है, वो भी बना नहीं सकते। आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जब योजना जब होती है और जब डिजास्टर होता है या किसी तरह की मुसीबत आती है, तो इस तरह की दिक्कतें हमेशा देखी जाती है। अच्छा, एक सवाल और कि आप लोगों ने जब काम किया, इतने हजारों लोगों को हर दिन खाना खिला रहे थे, तो आपका क्या अनुभव रहा कि आप जितना काम कर पा रहे थे, क्या वो काफ़ी था? या उसके बावजूद आपको लगता है कि सारे संसाधन जुटाने के बावजूद कहीं कुछ लोग फिर भी शायद रह जा रहे थे, जो शायद आपकी टीम से संभव नहीं होता? तो ऐसा कुछ था क्या? अनिक, अगर आप बताएँ? एक मिनट, कंचन जी, हमारे साथ प्रतीक जी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे प्रतीक दिख नहीं रहे हैं समहाउ। प्रतीक जी? हाय हाय। प्रतीक जी, आई एम हाँ नॉट। प्रतीक जी, क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे?
श्योर। सो कंचन जी, ये जो भूख जो वर्ड है, ओके, या हंगर, ये इस शहर में बहुत फैला हुआ है, मतलब ये बहुत बड़े स्केल पे है। तो ऑब्वियसली हम लोग का ऐसा बहुत सारे मौके हमारे पास ये भी आए जिधर कुछ जगह पे हम केटर नहीं कर पाए, जैसे कि उदाहरण भिवंडी हो गया, या फिर शाहपुर, और ये सब जो एक्सटेंडेड मुंबई है, ठीक है, उधर से रिक्वेस्ट तो काफी आती थी, ओके, लेकिन बिकॉज मतलब हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा करके मुंबई में था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा करके मुंबई में खड़ा किया था हमने, ठीक है, तो हम ज्यादा केटरिंग तो मुंबई में ही कर पा रहे थे। लेकिन जिधर जिधर हमें मौका मिला, लाइक अभी 2 हफ्ते पहले हमें कलेक्टर जो नेरल, करजत, ये बेल्ट की जो कलेक्टर मैडम है, उनका कांटेक्ट हुआ था और उन्होंने बोला कि सर्टेन प्लेसेस जिधर बिल्कुल खाना ही नहीं मिल रहा है, जैसे माथेरान है, ठीक है, ऐसे तो बोलने के लिए हिल स्टेशन है, लेकिन वहां बिल्कुल भी खाना पहुंच नहीं रहा था, ठीक है। तो वो जगह पे हम लोग ने राशन किट्स भिजवाई। अभी कल ही हम लोग ने आसन गांव करके एक जगह है जो कि शाहपुर के आजू बाजू आती है, ठीक है, वहां आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब उन लोग के पास उन्होंने साबुन जिंदगी में पहली बार देखा था, ठीक है। और ये मैं ज्यादा दूर नहीं बोल रहा हूँ, ये बॉम्बे से 120 किलोमीटर दूर है, ठीक है। फिर और एक उदाहरण मैं आपको दूं तो बॉम्बे के अंदर का संजय गांधी नेशनल पार्क, हमने सबने सुना होगा, ठीक है, वहाँ आदिवासी है जिनके पास आज की तारीख में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, ठीक है, और वो बम्बई के अंदर रहते हैं। उनको उनको एक यूनिक प्रॉब्लम हो गया था कि वाइल वो आदिवासी थे, इसके लिए उनको गवर्नमेंट राशन तो प्रोवाइड करती थी, तो राशन की दुकान से, लेकिन वो राशन की दुकान जो है वो करीब करीब 10 किलोमीटर दूर है उनके घर से, 10 से 12 किलोमीटर। तो उनके लिए ये लॉकडाउन में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जिधर वो सामान राशन की दुकान से लेके अपने घर वापस आ सके, ठीक है। और वो रीजन से फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी उनको परमिशन देना बंद कर दिया था बाहर जाने का फॉरेस्ट से। तो अभी आप उनकी हालत देखिए, उनको परमिशन थी नहीं बाहर निकलने की, ऐसे ऑन पेपर तो ऑब्वियसली उनको एंटाइटलमेंट थी कि राशन शॉप से उनको राशन मिल जाए, ठीक है, लेकिन उनको राशन एक्चुअली मिल नहीं पा रहा था। तो उधर हर जगह पे जिधर जिधर हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई, उधर हमने नया नया सोल्यूशन निकाला। जैसे ये आदिवासी की प्रॉब्लम आई तो हमने उनको कुछ बसेस प्रोवाइड की 3-4 दिन के लिए, जिधर वो बसेस ने उनको राशन शॉप लेके गए, राशन शॉप से राशन भरवा के वापस उनके घर पे छोड़े। तो ऐसे 3-4 दिन हमने वो किया, और हर मतलब हमने ऐसा 2 या 3 बार हर 15-20 दिन में किया, तो उनको वो राशन मिलना चालू हो गया, ठीक है। वैसे ही आसन गांव में हम लोग ने राशन किट्स भेजी, माथेरान में हमने राशन किट्स भेजी, रायगढ़ में हमने एक 1200-1500 राशन किट भेजी। सो ऐसे जिधर जिधर हमें मौका मिला, हाँ, और हम कर पाए उधर हमने ऑब्वियसली किया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें तो छूट गई। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि लाइक हर जगह पे हम प्रोवाइड कर पाए, कुछ चीजें हमारे हाथ से छूटी जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाई हमारे। प्रतीक, एक सवाल और कि अब जैसे लगता है कि काफी सारे जो प्रवासी मजदूर थे वो अब चले गए अपने घर, और कुछ कुछ हम अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 भी हो चुका है, कुछ कुछ हद तक काम भी शुरू हो गया है। तो क्या आपका जो कैंपेन था खाना चाहिए, वो अब मतलब अब उसकी जरूरत है या नहीं है? क्या है आपके डिमांड, क्या आती है? सो मैडम, जैसे जिस दिन पहले दिन जब मैं और रूबन नीचे उतरे थे, ठीक है, तभी हम लोग ने जो पहले दिन खाना खिलाया था वो सिर्फ माइग्रेंट्स नहीं थे, वो एक्चुअली एब्सोल्यूट होमलेस थे, जो जिनके पास घर ही नहीं है, ठीक है। ये जो फ्लाईओवर्स के नीचे रहते हैं या फिर फुटपाथ पे रहते हैं, ये अब वापस अपने गांव नहीं जाने वाले। ये लोग यहाँ ही रहते हैं, ओके, और आज भी यहीं है। उनसे हमने शुरुआत की थी, ठीक है, तो वो तो रिक्वायरमेंट है, आज भी है, ओके। फिर माइग्रेंट्स ऐड हुए उसमें, क्योंकि माइग्रेंट्स जो थे जनरली वो लेबर थे, एंड लेबर के पास डेली काम था, लेकिन ये लॉकडाउन में उनका काम छीन गया, इसके लिए उनके पास कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, या उनको कुछ सामान खाने पीने के लिए नहीं था, ओके।
चलो माइग्रेंट कम्युनिटी तो चले गए या काफी हद तक चले गए, ठीक है, फिर भी कुछ माइग्रेंट कम्युनिटी है अभी भी जो कि रहना चाहते हैं शहर में, अभी भी काम करना चाहते हैं, लेकिन आज भी उनके पास काम नहीं है, उनको भी आज भी हम केटर कर रहे हैं। फिर आप स्लम्स में देखिए, स्लम्स में अभी भी हालत खराब है, बिकॉज बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स, जैसे हमने लास्ट संडे हमने एक 150 किट्स हमने डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट की रोटरी क्लब के साथ मिलके। वो आइडिया ही ये था कि आज की तारीख में भी लोग अभी भी काम वालियों को घर में नहीं आने दे रहे हैं, तो बिकॉज वो लोग काम पे नहीं है, तो उनके पास अभी भी पैसा आ नहीं रहा है, तो वो तो इधर ही रहते हैं, राइट, वो माइग्रेंट्स नहीं थे, वो श्रमिक नहीं है, ठीक है, वो तो इधर ही रहते हैं। काफी हद तक मतलब आज भी उनकी हालत खराब है, तो हम लोग अभी भी वो कम्युनिटीज को केटर कर रहे हैं। रादर अभी नेक्स्ट वीक हम लोग ने एक ऐसी कम्युनिटी आइडेंटिफाई की है नेहरू नगर पार्ला में, जिधर हम एक कम्युनिटी किचन भी खड़ा कर रहे हैं खाना चाहिए का, जिधर से हर दिन हम 2000 मील वहां उनको खाना खिलाएंगे। ओके, सो ऐसे ही काफी सारी इनिशिएटिव्स हम लोग अभी फिलहाल में वर्क कर रहे हैं। सो जैसे रूबिन ने बोला था कि ये टीम की एक खासियत है, हमारे पास हर नया दिन जो हमारे पास एक नई चैलेंज आई है, हमने पिवट किया है, हमने उस तरीके से उसका एक नया सोल्यूशन निकाला है, तो आगे भी निकालेंगे। आई थिंक और 3-4 महीना तो ये प्रॉब्लम खड़ा रहने वाला है। और आपने फिर जैसे बोला कि हंगर तो बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है, भूख तो बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और इस सिटी में वो रहने वाली है। तो हम लोग अभी हंगर मैप जो आप बात कर रहे थे, तो हम लोग एक हंगर मैप भी बना रहे हैं मैडम, जो कि जैसे राकेश जी ने बोला कि निचले तरीके से आनी चाहिए, मतलब ऑन ग्राउंड जो लोग हैं और ऑन ग्राउंड जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पास से आनी चाहिए। तो अगर आप हमें खाना चाहिए में देखें, तो हमारे पास एक 150 तो वॉलंटियर्स थे, उसके बाद हमारे पास एक दूसरे 200 जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स थे, ठीक है, ये जनरली लोकल एनजीओ और लोकल सोशल वर्कर्स थे, ठीक है। तो ये 350-400 लोगों की फोर्स लेके आज की तारीख में हम लोग ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक हंगर मैप हम लोग बना रहे हैं, जिसमें हमें MCJM का भी सपोर्ट मिला है, मुंबई यूनिवर्सिटी का भी सपोर्ट मिला है। सो हम कुछ एकेडमिशियंस को भी उसमें लेके आए हैं, ताकि उस चीज को और अच्छे तरीके से बनाया जा सके। और बेसिस दैट हंगर मैप हमें ऐसे जैसे जैसे हमें पता चलने लगता है कि ये जगह पे इन लोगों को इस चीज की जरूरत है, तो जिधर रेशन की जरूरत है उधर रेशन देते हैं, जिधर कुक्ड मील्स की जरूरत है उधर कुक्ड मील्स देते हैं, जिधर हम कम्युनिटी किचन जैसा कुछ खड़ा कर सके उधर हम कम्युनिटी किचन जैसा कुछ खड़ा करते हैं। ऐसे हम नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, बेसिस दैट हंगर मैप और हंगर इंटेलिजेंस जो हम लोग ऑन ग्राउंड कलेक्ट कर रहे हैं। रुबिन, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्विकली इसका जवाब दीजिएगा कि आप फाइनेंसेस कैसे जुटाएंगे? जैसे बता रहे हैं प्रतीक जी की किचन खड़ा कर रहे हैं, 2000 लोगों को खाना देंगे, तो फाइनेंसेस का अब क्या? क्योंकि शुरुआत में शायद लोगों ने दिया होगा, लेकिन ये शायद ये लॉन्ग प्रोसेस होने वाला है, क्विकली बोलिएगा। अनिक हमारे कोषाध्यक्ष हैं, अनिक जी इस पर कृपया टिप्पणी करें। नहीं, ठीक है। इसमें ऐसा है ना कंचन जी, कि अभी तक हमने 10 करोड़ 11 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्चा ऑलरेडी किया है, तो उतना पैसा अगर रेज किया है तो आगे भी हमें पूरा यकीन है कि हम कर लेंगे। काफी कॉर्पोरेट्स है जो हमारे साथ सपोर्ट में आज भी खड़े हैं। विप्रो ने हमको आज 4-4.5 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए हैं, ठीक है, पार्ले जी है, SR ग्रुप है, गोदरेज है, SBI कैपिटल है, स्टार टीवी है, काफी लोग हैं और काफी लोग अभी भी बाकी है जिनको हम अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, मुश्किल जरूर है क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि अब अनलॉकडाउन हो गया, अब जरूरत नहीं है, पर हमें ये लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी एक समय था ना जब हम भी बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, तब और भी बहुत सारी संस्थाएं थी जो अपने आप अपने अपने तरीके से काम कर रही थी, तो एक मिलकर एक बड़ा क्वांटिटी का काम हो रहा था। पर अब क्या हो गया, ज्यादातर लोग ने अपना काम बंद कर दिया है और जरूरत वहीं की वहीं खड़ी दिख रही है अभी भी। तो हम तो जुड़े हुए हैं और चलते जाएंगे और पूरा यकीन है कि कारवां बनता चला जाएगा और आप जैसे लोगों का सपोर्ट भी पूरा मिलेगा, साथ भी पूरा मिलेगा, थोड़ा सा मीडिया वगैरह का साथ भी मिलेगा बिल्कुल और बिल्कुल, उन मीडिया सब से सब काम हो आपके, जाएगा। जी सब आपके साथ है। इतना अच्छा काम करने के लिए
भूख जैसे सबसे बुनियादी जरूरत है, इतने सारे लोगों का पेट भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया कंचन जी। कंचन जी। थैंक यू मैम।